हेलो दोस्तों, इमर्सन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वही पुराना बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल साथ ही बीएसओ एएसओ एग्जाम का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। और आज हम लोग सेट नंबर 264 का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन का वीडियो आपको यूट्यूब पर देरी से या फिर समय से नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हम आप सभी से सॉरी बोल रहे हैं। वीडियो जब भी अपलोड हो रहा है आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अपने प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कीजिए। ये प्लेटफॉर्म सेट में जो भी क्वेश्चन है, आपका कुछ क्वेश्चन तो टफ है और कुछ इजी, कुछ मीडियम लेवल का है, वो सभी आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिए और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। फिलहाल एग्जाम के लिए तो कोई अभी सूचना है नहीं कि एग्जाम इसकी कब होगी। एग्जाम जब होना हो तब होगा, आयोग की मर्जी है, जब ले तब ही एग्जाम होगा। और आप अपना बस तैयारी स्टार्ट रखें कि जब भी एग्जाम हो आप उस लेवल के लिए, उस एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कहा गया कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वह व्यक्ति हैं जो अपने पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वह यानी उसके पत्रकारिता के कार्यों को अच्छे तरह से करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। बाल गंगाधर तिलक जो है यह 1882 ईस्वी में 4 माह के लिए जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 2 पत्रिका शुरुआत किया गया। पहली था मराठा और दूसरा केसरी। ये 2 पत्रिका की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और अभी पत्रकारिता का यानी 4th पिलर का हमारे देश में क्या हाल है, आप सभी लोग जानते होंगे कि लोग पत्रकारिता तो अभी नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता का छोड़कर लोग बाकी सभी चीजें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो उस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम बताइए। तो उस संगठन का नाम है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्थापित किया गया था। बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा एक भवानी मंदिर पुस्तक की भी रचना की गई थी। भवानी मंदिर पुस्तक की रचना की गई थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया, इनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे श्री नवीन चंद्र राम गुलाम, उनका जो पैतृक घर या पैतृक जुड़ाव है वह भारत के बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। यह बिहार के व्यक्ति हैं। बिहार के कहां से, तो यह आरा जिले से इनका संबंध है। वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प निम्नलिखित में कौन सा है। यानी वेद और उसके उपवेद का जो सही मिलान है वह किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। आप सभी वेदों का उपवेद जरूर याद रखें। तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए। इस सभी जो चारों संगठन दिया गया इनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम वाइज सजाना है। तो सबसे पहले हम सभी संगठनों या एसोसिएशन या सभा की स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 ईस्वी में किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एमवी राघवाचारी के द्वारा 1884 में किया गया है। एमवी राघवाचारी के द्वारा 1884 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया है और साथ ही इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि पहले आ जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है इंडियन लीग, तीसरे नंबर पे है इंडियन एसोसिएशन, चौथे नंबर पे मद्रास महाजन सभा। चलिए देखिए छठा नंबर प्रश्न। 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह पूछ रहा है कि कांग्रेस के कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन अगर पूछ दे कि कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपने सरकार बनाई, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने सरकार बनाई थी। 3 प्रांतों में किसी अन्य दल से सहयोग के साथ वह सरकार बनाया, गठबंधन के सहयोग से। अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी नॉन बायो
डिग्रेवल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका सर्वोत्तम तरीका है पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग। 7 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? तो देखिए इसका तो सभी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये 1996 में अधिनियमित किया गया था इसे। यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। अधिनियम की धारा 4A के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक है। तो इसमें उपयुक्त में सभी ऑप्शन सही है। तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान हमारे अपने भारत देश का, अपने देश का है। इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान संविधान बनने के दौरान कुल 11 अधिवेशन हुआ था। बनने में लगा समय था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और अधिवेशन हुआ 11। अगर बात करें कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था और अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है, मात्र 7 अनुच्छेद है और अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। हमारे संविधान के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ करके 12 हो गया है। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो एजेंसी उत्तरदायी है वह है एनएसओ। ऑप्शन नंबर 1 सही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का स्थान 12वां है। बिहार का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां है। तो पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? तो पहले स्थान पे राजस्थान है। ठीक, दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश एमपी, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश और बिहार का नंबर है 12वां। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है तो लोकायत और कपालिक जो है भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। 33 नंबर प्रश्न में कहा गया कि गोंडे के गैंडा को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडा के पुनर्वासित का जो कार्य है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? पुनर्विकास का कार्य इसका आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित, लखीमपुर खीरी में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका मिलान जो है सही नहीं है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है यह 1972 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में गलत, यह 1992 में हुआ था। सॉरी 1992 में जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 है जो यह 1992 में हुआ था। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन व्यापार से नहीं बल्कि ओजोन परत से है, ओजोन परत से है। तो इसमें सभी का मिलान गलत है, सुमेलित कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपना पहला स्कूल चंपारण के किस गांव में स्थापित किया था? देखिए अभी तक सेटों में आपने चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे, जिसमें से यह रहा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ और उसकी मुख्य विषय क्या था, और चंपारण सत्याग्रह के बारे में गांधी जी की राजकुमार शुक्ल से पहले मुलाकात कहाँ हुई। ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण के बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इसमें 3 कठिया पत्ती से जुड़ा हुआ था कि 20 कट्ठे में किसी के पास जमीन है तो 3 कट्ठे 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस सभी
बातों को उन्हें अवगत कराया। उसके बाद गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कराकर इसे इस प्रथा से उन्हें मुक्त किया गया। और इसी दौरान गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो अपना पहला स्कूल स्थापित किया हुआ वहां के बरहरवा लखनसेन गांव में स्थापित किया था। 35 का 2 नंबर सही है। और जो भी आपको प्रश्न नया मिलता है उसको आप नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह जो है वह बहुत ही अहम रहा और इस विद्रोह के बाद ही भारत में एक अलग दृष्टिकोण स्टार्ट हुआ। यहाँ पर कंपनी का शासन हट कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, अंतिम गवर्नर जनरल है यह। और प्रथम वायसराय इसके बाद बना तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो 36 का 3 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कुछ प्रतीक था, तो प्रतीक भी पूछता है। तो प्रतीक था कमल का फूल एवं रोटी, यही 1857 की क्रांति का प्रतीक था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन है, लॉर्ड पामस्टन था। पुरुष भेष में साइकिल यात्रा द्वारा जनगणना फैलाने वाली महिला कौन थी? पुरुष भेष में साइकिल द्वारा जन जागरण है, जनगणना नहीं है, जन जागरण फैलाने वाली महिला हो जाएगी सुनीता देवी और राधिका देवी, दोनों ऑप्शन सही है। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया कि अकबर के नवरत्न के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उनके पदवी और योगदान दिया गया है। तो देख लेते हैं फैजी क्या थे भाई। तो फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक था। अब्दुल फजल के द्वारा ही आईने अकबरी को लिखा गया है। आईने अकबरी के लेखक अब्दुल फजल है। राजा टोडरमल एक गृह मंत्री था, बिल्कुल गलत है। राजा टोडरमल एक वित्त मंत्री था, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया है। राजा मान सिंह क्या था? तो एक सेनाध्यक्ष था। और तानसेन संगीतकार थे और सांस्कृतिक हस्ती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब्दुल रहीम खाना का संबंध वित्त मंत्री से बिल्कुल गलत है। अब्दुल रहीम खाना एक कवि और साथ ही एक सेनापति भी थे। तो इसमें 3 और 6 का मिलान गलत था। पूछ रहा कि इसमें से कितने युग्मों का सही है? तो 3 और 6 छोड़ के बाकी 1, 2, 4 और 5 सही था। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर हमारे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 1 रुपए से ऊपर के नोट पर फिर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है, सिग्नेचर होता है। प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो रामोसी विद्रोह का संबंध पश्चिमी घाट से हो जाएगा, पश्चिमी घाट से है। 40 का 3 नंबर सही है। चलिए देखिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में छड़ के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली उष्मा क्या होगी? तो वह छड़ के सभी अनुप्रस्थ काट पर समान रहती है। 53 का 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर झिल्ली तंत्र का हिस्सा निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। 54 का 3 नंबर सही है। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की क्या भूमिका है? तो इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कि आरएनए से डीएनए का संश्लेषण। 55 का 2 नंबर सही है, आरएनए से डीएनए का संश्लेषण। चलिए 61 नंबर प्रश्न में कहा गया कि कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कावेरी नदी के बारे में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऊपरी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है, तो बिल्कुल गलत है। इसके ऊपरी क्षेत्र में कावेरी नदी के ऊपरी क्षेत्र में जो जल प्राप्त होता है वह दक्षिण पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जल प्राप्त होता है और उसके दक्षिणी क्षेत्र में जो है वह जल प्राप्ति होता है उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्ति होता है। तो दोनों आपका गलत दिया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों कथन सही नहीं है। इसमें से 1 और 2 दोनों सही नहीं, यानी दोनों गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि कितने कथन सही है। इसमें कितने कथन सही है ये पूछ रहा है। तो मोनाजाइट दुर्लभ मृदा का स्रोत है, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट में थोरियम होता है और भारत के समस्त तटवर्तीय बालिकाओं में मोनाजाइट
प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। मोनाजाइट सबसे अधिक केरल राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकती है। तो इसमें से 1, 2, 4 सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें से केवल 3 ऑप्शन सही है। मानसून के विच्छेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 गलत है। उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है। पश्चिम तट पर मानसून विच्छेद प्रमुख कारण जो उष्ण चक्रवातों का आना। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी पहला ऑप्शन सही है। इस सेट में 5 से 6 प्रश्न या लगभग 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएगा जिससे आपको बोरिंग फील होगा, उबाऊ फील होगा, तो उसको इग्नोर मारकर आप आगे बढ़े। जो क्वेश्चन है उसको देखिए, और जो बोरिंग फील कर रहा है उसे भी आप रट जाइए, पढ़ लीजिए, कभी न कभी आपको काम आ जाएगा। 64 में देख लीजिए, 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। यह अपवाह तंत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यह भी सही है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह भी सही है। सिंधु नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता, बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित में किन फसलों के उत्पादन में चीन विश्व में अग्रणी देश है? तो चावल, गेहूं और कपास। चावल, गेहूं, कपास, इन 3 फसलों के उत्पादन में चीन अग्रणी देश है, प्रथम स्थान पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब 66 नंबर प्रश्न। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के बारे में 3 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो जैन धर्म के उपदेशों का संकलन पाटलिपुत्र में किया गया था, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के उपदेशों का जो संकलन था वह पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, वहीं किया गया था। और इसमें उपदेशों के लिए प्राकृतिक भाषा तथा ग्रंथ के लिए अर्धमगही भाषा का उपयोग किया गया था। उपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का और ग्रंथ की रचना के लिए अर्धमगही भाषा का उपयोग किया गया था। जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल गलत है। जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, बाकी ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है कि जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए 68 नंबर प्रश्न कि हुरुनों द्वारा गुप्त शासकों को पराजित करने में मुख्य रूप से क्या सहायक रहा था? हुरुन के द्वारा जो गुप्त शासक को पराजित किया गया उसमें जो सबसे ज्यादा सहायक रहा था वह उत्तम घुड़सवार, रकबों का उपयोग किया जाना, घोड़ों पर बैठे हुए धुनरधर, ये सभी जो है अब तरह कहेंगे जो मुख्य सहायक के रूप में इस युद्ध में काम आया, गुप्तों को पराजित करने में काम आया था। तो 68 का 4 नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 ऑप्शन दिया गया है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था और इसी के शासनकाल में ह्वेनसोंग जो है भारत आया था। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में ह्वेनसोंग भारत आया और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन सही है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अब स्टेटमेंट की तरह आपको प्रश्न मिलने लगा है। एग्जाम में भी आपको इस तरह से स्टेटमेंट की तरह एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न दे दिया जाता है। आप छांटिए कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक, चलिए देखिए 70 नंबर प्रश्न की 7वीं शताब्दी में उदित हुए दक्षिण भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से, तीनों कथन में से कौन सही है। तो कांची में पल्लव राजवंश का उदय हुआ था। कांची में पल्लव राजवंश का उदय हुआ था। इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलिए देखिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिया गया और दूसरी तरफ स्रोत या किस देश से लिया गया वो आपको जिक्र करना है। मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो इस मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। 4 नंबर है, अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसे जो है यह आयरिश के संविधान से ग्रहण किया गया है। मंत्रिमंडल सरकार, तो मंत्रिमंडल सरकार को ब्रिटेन संविधान से लिया गया, यानी संसदीय जो विशेषता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और संघ राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, यह कनाडा के संविधान से, कनाडा से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया 4 ऑप्शन, मौलिक अधिकार और 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मौलिक अधिकार एक क्या है? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे हैं। अनुच्छेद 358, 359 के लागू होने से कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है, ये सभी बहुत लंबा नियम है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पे रह सकता है? तो 6 माह। अब यह बिहार के विधानसभा चुनाव में देखे होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद कुछ लोगों को मंत्री बनाया गया, ना तो वो विधानसभा के मेंबर थे या ना ही विधान परिषद के मेंबर, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा बेटे को जो है वो मंत्री परिषद मंत्री बनाया गया, लेकिन वह सिर्फ 6 महीने तक ही उस मंत्री पद पे रह सकते हैं। अगर उसे लंबे समय तक मंत्री पद पे रहना है तो उन्हें विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का मेंबर बनना अनिवार्य है। 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के अंदर उन्हें बनना होगा, वरना वह 6 महीने तक ही पद पे रह सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित करता है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त में से एक से अधिक। और प्रभावित करने वाला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार और लेबर यानी श्रम, ये सभी प्रभावित करता है। भारत टैक्सी का नारा क्या है? भारत टैक्सी यानी भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नारा पूछ रहा है। तो भारत टैक्सी का नारा है ड्राइवर ही मालिक है, सारथी ही मालिक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ड्राइवर इज द ऑनर। अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 96 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 7वां और 31वां ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के, राजा पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाजी बेगम अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया था? तो मंदिर और ब्राह्मणों को जो सबसे अधिक गांव दान में दिया गया था वह गुप्त वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा दिया गया। 98 का 1 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य का संबंध प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है, बाकी धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, इन सभी का संबंध चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद शास्त्र से है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? कामरूप जो है, सबसे पहले यह जान लें कि कामरूप कहते हैं किसे, तो असम का यह पुराना नाम है, उसी को हम लोग कामरूप कहते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकर देव के द्वारा किया गया था। शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया गया था कामरूप में यानी असम राज्य में। निम्नलिखित में कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए तो स्थानीय विधि है? तो पवित्र उपवन 11 का 3 नंबर हो जाएगा। 12 में कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है। समदाब मापी यानी समान दाब स्थिर को मापने के लिए समदाब मापी आइसोबार का उपयोग किया जाता है। सम आयतनिक, इसको तो आप आराम से बना सकते हैं, समान आयतन को मापने वाली स्थिति को समायतनिक है। समताप, समान तापमान स्थिर को मापने वाला। रुद्रोष्म, उष्मा का कोई आदान प्रदान हो वहां पर मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि उष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में छड़ के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले उष्मा क्या होगी? तो उष्मा जो है छड़ के सभी अनुप्रस्थ काटों पर समान रहती है, छड़ के सभी अनुप्रस्थ काटों पर
समान रहता है। किसी स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कहाँ होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम जब प्रकाश निर्वात से गुजरता है तो वहां पर प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रकीर्णन अधिक होता है। 15 में दो कथन दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया गया और पूछ रहा है इसमें कौन सही है या कौन असत्य है। तो टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, तो सही है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो यह लड़कियों की हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी बी गलत है। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। चलिए देखिए 121 नंबर प्रश्न के संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपात में तीन तरह के आपात है, एक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में उल्लेख किया गया, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है, तो 352 के संबंध में कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या उसके किसी भूभाग में कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की लिखित संस्तुति यानी लिखित रूप से करता है। यह संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात 6 माह तक प्रभावी रहता है। अगर संसद अनुमोदित करता है तो संसद के अनुमोदन किए जाने के बाद यह 6 महीने तक प्रभावित रहता है। और यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात संसद के अनुमोदन के कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो 6 महीना। इसकी अवधि के संबंध में संविधान में एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। आपात की स्थिति में संविधान में कोई भी एक निश्चित समय डिफाइन नहीं किया गया है, डिफिनिट नहीं किया गया है, तो 4 नंबर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 22 का आपका सभी कथन सही है। कैसे? कि संविधान में केंद्र सरकार के लिए अंग्रेजी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 15 वर्ष तक उपयोग करने का प्रावधान किया गया। 1955 में नियुक्त राजभाषा आयोग ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने की राय दी थी। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो तीनों ऑप्शन सही है। 124 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में 3 ऑप्शन दिया गया, बताना है कौन सही है या कौन गलत, यानी कितने कथन सही है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, तो इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया गया, देख लेते हैं। कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल गलत है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ गलत होता है। आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, उसे प्रचार प्रसार करने की भी आज़ादी है, उसे संबंधित संस्था को चलाने की आज़ादी है, ये सभी आज़ादी है। लेकिन अगर सामाजिक बुराई अगर हो रही है तो उसे दूर करने के लिए सरकार कदम भी उठाएगा। लोक स्वास्थ्य, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का अधिकार है, यह भी सही है। तो इसमें से 2 ऑप्शन सही है, 2 और 3 सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, और लोकसभा को उसके कार्यकाल की अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, तो सभी ऑप्शन सही है। देख लीजिए स्टेटमेंट के प्रश्न में आपको किस तरह से फंसाया जा रहा है। एक शब्द दे दिया लोकसभा और उससे 3 ऑप्शन दिया, तीनों में अपने अपने कुछ, तीनों ही प्रश्न के अकॉर्डिंग है, तीनों प्रश्न है, यानी आपका ऑप्शन ही प्रश्न है। चलिए 136 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? नाभिकीय बल का गुण यह आवेश पर निर्भर करता है, यह नाभिकीय बल का गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म जिंको बाइलोवा, यह एक जीवित जीवाश्म है। 37 का 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण एक अणु
अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो परासरण दाब यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। 139 प्रश्न में साइंस का है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? AlO3 यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। मोरलता की इकाई क्या है? मोरलता की इकाई मोल प्रति लीटर है, 40 का 1 नंबर। 4 जून 2026 को दिवंगत हुए डॉक्टर सुभाष कश्यप भारत में किस अत्यंत प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कार्य कर चुके थे? तो यह संविधान लोकसभा के महासचिव के पद पर कार्य कर चुके थे। 5 जून 2026 को किस आर्द्रभूमि को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो सुरहताल जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया 100वां रामसर स्थल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 12 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया है। 48 का 3 नंबर हो जाएगा। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से सभी कथन सही है, ऑल ऑफ दिस। इस महोत्सव का आयोजन 15 से 21 जून 2026 को किया गया है। महोत्सव में सेटिनरी ट्रिब्यूट के अंतर्गत डेविड एटनबरो को सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव में पहली बार मुंबई थ्रू अ थाउजेंड आइज नामक AI सिनेमा हैकथॉन आयोजित किया जा रहा है। 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि फोरम में सदस्य देशों ने ब्रिक्स शहरी अनुसंधान और ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया था। 50 का 2 नंबर सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिहार SSC से जुड़ी प्रीवियस ईयर के प्रश्न का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।